एस्लॉग डी एक थर्ड जनरेशन क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है, जिसे एक इको फ्रेंडली डिसइंफेक्टेंट की तरह भी जाना जाता है। क्वाट बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटी में बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं डिसइंफेक्शन पर्पस के लिए। और इनकी पॉपुलैरिटी का मेन कारण है कि ये काफ़ी सुरक्षित माने जाते हैं। इनका एंटी माइक्रोबियल एक्शन बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, जिसका मतलब हुआ कि ये सभी तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। और उसके अलावा ये उपयोग में आसान होते हैं। ये जो यूज़ करने वाले लोग होते हैं उनके लिए कम नुकसानदायक होते हैं, और ये सभी तरह की सरफेसेस पर इफ़ेक्टिव होते हैं। इन कारणों के चलते इनको काफ़ी कॉमनली है हॉस्पिटल्स आदि में डिसइंफेक्शन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस वीडियो का मुख्य ध्येय है किसी भी व्यक्ति को जो कि हॉस्पिटल में डिसइंफेक्शन के काम को देखता है या उससे किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है, उसे ये समझाना है कि एस्लॉग डी या थर्ड जनरेशन क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड बेस्ड डिसइंफेक्टेंट से हॉस्पिटल में डिसइंफेक्शन कैसे किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी व्यक्ति एस्लॉग डी के को उपयोग करके हॉस्पिटल में डिसइंफेक्शन कर सकता है। इस प्रोडक्ट का लिंक हमने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो यदि कोई लेना चाहे तो उस लिंक के माध्यम से इसको खरीद भी सकता है। एस्लॉग डी को हॉस्पिटल में यूज़ कहाँ करते हैं, या हॉस्पिटल के कौन से एरिया होते हैं जिनको एस्लॉग डी से डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो इसका जवाब है कि एस्लॉग डी को हॉस्पिटल के सभी एरियाज़ को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। हॉस्पिटल्स को यूजली दो एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है। कुछ एरिया होते हैं इनको क्रिटिकल एरिया कहे जाते हैं, और दूसरे एरिया वो होते हैं जिनको नॉन क्रिटिकल एरिया कहते हैं। क्रिटिकल एरिया वो होते हैं जहाँ पे मरीज या तो किसी इंटेंसिव केयर में होता है, या वो कोई खास स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ले रहा होता है और किसी गंभीर बीमारी के लिए, या वो ऐसी जगह होता है जिसमें वहाँ पे कोई प्रोसीजर या ऑपरेशन किया जा रहा होता है। उन इलाकों को क्रिटिकल एरिया कहा जाता है। और डिसइंफेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो एरिया होते हैं जहाँ पे पेशेंट इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होता है। तो क्रिटिकल एरियाज़ होते हैं जैसे ऑपरेशन थिएटर, या इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको आईसीयू कहते हैं, या कार्डिक केयर यूनिट जिसको सीसीयू कहते हैं, या नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जिन्हें एनआईसीयू कहते हैं, या हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो इनको क्रिटिकल एरिया कहते हैं, और ये डिसइंफेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे एरिया वो होते हैं जिनको नॉन क्रिटिकल एरिया कहते हैं। यहाँ पे अक्सर वो मरीज होते हैं या तो वो स्टेबल होते हैं, या कुछ मामूली बीमारी के साथ में होते हैं, या कुछ रूटीन प्रोसीजर्स किए जा रहे होते हैं। ये वो डिसइंफेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया कम इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मरीजों को नए इन्फेक्शन लेने के का रिस्क कम होता है। तो नॉन क्रिटिकल एरियाज़ होते हैं जैसे जनरल वार्ड हो गया, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जहाँ पेशेंट बाहर से आके दिखाते हैं, या जहाँ पे डायग्नोस्टिक या इमेजिंग टेस्ट होते हैं, या जहाँ पे फिज़िकल रिहेबिलिटेशन किया जाता है। तो इन एरियाज़ को नॉन क्रिटिकल एरिया कहते हैं। एस्लॉग डी को इन दोनों ही एरियाज़ के डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। बस जो डिसइंफेक्शन का तरीका होता है और जो स्ट्रेंथ होता है एस्लॉग डी का, उसमें फ़र्क होता है। अगला सवाल है कि एस्लॉग डी का प्रयोग किस चीज़ के डिसइंफेक्शन में किया जाता है, सरफेस डिसइंफेक्शन में या एनवायरमेंटल डिसइंफेक्शन में। तो इसका जवाब है कि एस्लॉग डी का उपयोग सभी तरह के डिसइंफेक्शन में किया जाता है। इससे सरफेस डिसइंफेक्शन भी किया जाता है, और इससे एनवायरमेंटल डिसइंफेक्शन भी किया जाता है। अब अगला इम्पोर्टेंट बात है जो पता होनी चाहिए, वो ये है कि सरफेस डिसइंफेक्शन और एनवायरमेंटल डिसइंफेक्शन में फ़र्क क्या होता है। तो सरफेस डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि जब हम क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन करते हैं किसी भी सरफेस की, जो कि बार-बार लोगों के कॉन्टैक्ट में आती है, या लोग बार-बार उसको टच करते हैं,
वो साधारणतः उस तरह की चीज़ें होती हैं जैसे कि टेबल की सरफेस हो गई, कुर्सी के हेडरेस्ट हो गए, दरवाजे के नॉब्स हो गए, या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इक्विपमेंट के नॉब्स हो गए, बटन्स हो गए, इक्विपमेंट के स्क्रीन्स हो गए, या जैसे ओटी में ओटी लाइट्स होती हैं उसकी सरफेस हो गई जिन और उसके हैंडल्स जिससे लाइट को चेंज किया जाता है, या जैसे इरिगेशन के लिए आईवी स्टैंड होता है उसको उठा के इधर से उधर रखा जाता है, ट्रॉलीज़ होती हैं उनके हैंडल्स होते हैं। तो वो चीज़ें जो कि बार-बार जिनको लोग छूते हैं और उनको डिसइंफेक्ट करने को सरफेस डिसइंफेक्शन कहा जाता है। दूसरी चीज़ें वो दूसरी टर्म जो यूज़ होती है वो उसको एनवायरमेंटल डिसइंफेक्शन कहते हैं। तो एनवायरमेंटल डिसइंफेक्शन का मतलब होता है उस जग पूरे वातावरण का डिसइंफेक्शन जिसमें कि जो वातावरण में एयर है उसके साथ-साथ फ्लोर हो गया, फर्श हो गया, दीवालें हो गई और वो सतह जो कि जिनको लोग छूते नहीं हैं लेकिन फिर भी उन पे माइक्रोब्स हो सकते हैं और डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत होती है। इसका पर्पज़ ये होता है कि जो वातावरण में माइक्रोबियल लोड है, उसको कम किया जा सके, ख़ास तौर से वो माइक्रोब्स जो कि या तो हवा में हैं और या फिर वो उन सर्फेसेस पर हैं जिनको भले ही लोग ना छुएँ, पर वो वातावरण के अंदर हैं। तो इस तरह के डिसइंफेक्शन को जिसमें कि आप एयर, फ्लोर और वॉल्स इन सबको डिसइंफेक्ट करते हैं, इसको एनवायरमेंटल डिसइंफेक्शन कहा जाता है। इसके आगे हम बात करेंगे कि एस्लॉक डी से डिसइंफेक्शन करते समय क्या-क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए और बारी-बारी से क्या किया जाना चाहिए। यदि आप एस्लॉक डी से ऑपरेशन थिएटर या किसी भी जगह को डिसइंफेक्ट करने जा रहे हैं, तो पहले ज़रूरी है कि आप उसकी पहले से तैयारी करें और कुछ चीज़ों का पहले से अरेंजमेंट कर लें। सबसे पहले तो एस्लॉक डी सॉल्यूशन जैसे कि आप डिसइंफेक्ट करेंगे, उसके अलावा आपके पास एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीई किट होनी चाहिए जिसमें ग्लव्स, गॉगल्स और मास्क हों। अगर पूरी किट ना हो तो कम से कम मास्क और ग्लव्स और गॉगल्स ज़रूर हों। इसके अलावा जो जो सॉल्यूशन होगा उसको लगाने के लिए आपके पास एक माइक्रोफाइब्रिल या डिस्पोजेबल क्लॉथ हो। साथ में आप अगर फर्श पे उसको पोछे से लगाएँगे तो वो मॉप होना चाहिए और अगर आप उसको स्प्रे करेंगे तो स्प्रे बॉटल होनी चाहिए। अगर आप इस सॉल्यूशन को फ्यूमिगेट करने वाले हैं तो फ्यूमिगेशन मशीन भी होनी चाहिए। डिसइंफेक्शन करने से पहले ओटी को क्लीन किया जाता है तो जो उसके क्लीनिंग का ये सॉल्यूशन जैसे मल्टी एंजाइम क्लीनिंग सॉल्यूशन या डिटर्जेंट जिससे भी आप क्लीन करते हैं वो होना चाहिए। और अगर उपलब्ध हो तो एक स्टॉप वॉच हो जिससे कि आप ये देख सकें कि कितना समय लगा है। ख़ास तौर से जो सॉल्यूशन एस्लॉक डी का सॉल्यूशन जो भी आपने स्प्रे किया है या लगाया है, वो कितनी समय तक सतह पर लगा रहा है, इसको देखने के लिए समय का अंदाज़ा लगाने के लिए एक घड़ी या स्टॉप वॉच होनी चाहिए। डिसइंफेक्शन शुरू करने से पहले आप वॉश हों और पीपीई किट पहनें। पीपीई किट ज़रूरी होती है जिससे कि आप अपने आप को ओटी में से किसी इन्फेक्शन से या जो डिसइंफेक्टेंट है स्लॉक डी इसके साइड इफ़ेक्ट से बचा सकें। इसके लिए ग्लव्स होनी चाहिए जिससे कि आप जो सॉल्यूशन है वो आपके हाथों से टच ना हो और गॉगल्स हों जिससे उसके छींटे या उसके फ्यूम्स आपकी आँखों में ना जाए और मास्क होना चाहिए जिससे कि उसके वेपर्स या फ्यूम से छींटे आप इन्हेल ना कर लें। तो जो डिसइंफेक्टेंट है उसके साइड इफ़ेक्ट और जो ओटी के अंदर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है उससे बचने के लिए पीपीई किट पहनी जानी ज़रूरी है। डिसइंफेक्शन शुरू किए जाने से पहले ज़रूरी है कि आप ऑपरेशन थिएटर को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अगर उसमें कोई विज़िबल गंदगी है या जैसे ब्लड है या कुछ फ़र्श पर या दीवार पर किसी चीज़ के निशान हैं, उनको साफ़ किया जाना चाहिए। इसके लिए सफाई के लिए आप रूटीन डिटर्जेंट या जो भी क्लीनिंग सॉल्यूशन आप यूज़ करते हैं उसको कर सकते हैं। अगर डिपॉज़िट्स ज़्यादा हैं और
ज़्यादा हैं और स्टेन बड़े बड़े स्टेन्स लगे हुए हैं या ब्लड के निशान हैं, तो आप मल्टी एंजाइम क्लीनिंग सॉल्यूशन का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें यूज़ होने वाले मल्टी एंजाइम क्लीनिंग सॉल्यूशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। जब सभी तरह की मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर सभी कुछ साफ़ कर दिया गया है, तभी डिसइंफेक्शन का काम शुरू किया जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि एस्लॉग डी को डिसइंफेक्शन के लिए किस तरह से डाइल्यूट किया जाना चाहिए या कितना डाइल्यूट किया जाना चाहिए। तो ये मोटे तौर पे इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एरिया को डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं। कोई क्रिटिकल एरिया है या नॉन क्रिटिकल एरिया है। यदि हम किसी क्रिटिकल एरिया को डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आईसीयू हो गया या फिर ऑपरेशन थिएटर, तो हम 16 ml या 16 ml एस्लॉग डी सॉल्यूशन मिलाएंगे 1 लीटर पानी में या 1000 ml पानी में। अगर हम इसको किसी बाल्टी में घोलते हैं जिसमें लगभग 10 लीटर पानी होगा, उसमें 160 ml एस्लॉग डी मिलाया जाएगा और इस सॉल्यूशन से हम पूरे एरिया को डिसइंफेक्ट करेंगे। अब डिसइंफेक्ट करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम सरफेस को किसी माइक्रोफाइब्रिल के कपड़े को उस सॉल्यूशन में डुबा के उस सरफेस को उससे साफ़ करें, या फर्श पर पोछा लगाएं या दीवार पर उस कपड़े से हम पोंछ दें, या हम किसी बॉटल में उसको भर के और किसी सरफेस पर स्प्रे कर सकते हैं। हम इसी सॉल्यूशन से, जिसमें कि 1 लीटर पानी के अंदर 16 ml एस्लॉग डी मिलाया गया है, उससे हम ओटी को फ्यूमिगेट भी कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन में कितना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लगेगा उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर 1000 क्यूबिक फुट वॉल्यूम के लिए 1 लीटर एस्लॉग डी का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लगेगा। अब 1000 क्यूबिक फुट वॉल्यूम होता है कोई 10 फुट बाय 10 फुट बाय 10 फुट के कमरे का। तो अगर ऑपरेशन थिएटर का स्पेस 10 फुट बाय 10 फुट बाय 10 फुट है, तो उसमें 1 लीटर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एस्लॉग डी का पर्याप्त रहेगा फ्यूमिगेशन के लिए। वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाया जाना चाहिए 1 लीटर पानी में 16 ml एस्लॉग डी सॉल्यूशन मिलाकर। अगर हम किसी नॉन क्रिटिकल एरिया, जैसे वार्ड हो गया, हॉस्पिटल का वेटिंग रूम हो गया या पैथोलॉजी लैब हो गई, उसका डिसइंफेक्शन कर रहे हैं, तो हम जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाएंगे उसके लिए हम 1 लीटर पानी में 8 ml एस्लॉग डी मिलाएंगे। इस सॉल्यूशन से, अगर हम एक बाल्टी में बनाते हैं जिसमें 10 लीटर पानी आता है, उसमें हम 80 ml एस्लॉग डी मिलाएंगे। अगर हम इस एरिया को फ्यूमिगेट करना चाहते हैं, तो इसी 1 लीटर पानी में 8 ml एस्लॉग डी मिलाए हुए सॉल्यूशन से फ्यूमिगेट करेंगे। फिर कोई 1000 क्यूबिक फुट वॉल्यूम के लिए हमें 1 लीटर सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको मॉप या पोछे की मदद से फर्श और दीवारों पर लगा सकते हैं और किसी कपड़े को इसमें डुबाकर उससे दरवाजे के हैंडल, ओटी ट्रॉली के हैंडल्स और भी किसी सरफेस को जिसको हम डिसइंफेक्ट करना चाहें, उसको कर सकते हैं। डिसइंफेक्शन के समय हम कुछ बेसिक बातों का ख्याल रखेंगे, जैसे कि हम जो डिसइंफेक्शन या मॉप की शुरुआत है वो ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू के क्लीनेस्ट या सबसे साफ जगह से शुरू करेंगे, और जो गंदा है या डर्टी है इलाका है उसकी तरफ को जाएंगे, जिससे कि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। डिसइंफेक्ट करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि हम मॉप या पोछे या किसी गीले कपड़े से डिसइंफेक्टेंट को लगा रहे हैं या स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर रहे हैं, तो देखेंगे कि सारी सरफेस के ऊपर जो सॉल्यूशन है वो सही से लग गया है, वो सारी सरफेस ही उस सॉल्यूशन से गीली हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ जगह ऐसी छूट गई जहाँ पे डिसइंफेक्टेंट नहीं लग सका हो। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारी ही सरफेस को हमने उस सॉल्यूशन से सही से गीला कर दिया है। डिसइंफेक्ट करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो सरफेसेस जो कि ज़्यादा
लोगों के कॉन्टैक्ट में आती हैं, जैसे कि दरवाजे के नॉब्स हो गए, लाइट के स्विच हो गए, दरवाजे के हैंडल्स हो गए, ट्रॉली के हैंडल्स हो गए, जो काउंटर के टॉप्स हो गए या इक्विपमेंट्स हैं, उनके सर्फेसेस हो गई, आईवी फ्लूइड स्टैंड होते हैं, वो हो गए, ओटी टेबल के किनारे हो गए जो कि बार-बार छुए जाते हैं, उनको हम ध्यान से गीले कपड़े को डिसइंफेक्टेंट में डुबा के उसको साफ़ करेंगे। ये वो जगह होती हैं जहाँ पे साधारण पैथोजेंस हैं वो छूट जाते हैं। तो इन जगहों को जो ज़्यादा छुई जाती हैं या ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में आती हैं, उनको ध्यान से साफ़ करेंगे। डिसइंफेक्टेंट लगाए जाने के बाद उस ऑपरेशन थिएटर को कम से कम 10 मिनट के लिए बंद किया जाना चाहिए और डिसइंफेक्टेंट को अपना काम करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। सही से डिसइंफेक्शन कंप्लीट होने के बाद में ऑपरेशन थिएटर को सही से वेंटिलेट करें, जैसे कि जो जो फ्यूम्स हैं डिसइंफेक्टेंट के वो निकल जाएँ और जो लोग आके उपयोग करें वो उनको इन्हेल ना करें। तो का डिसइंफेक्शन पूरा होने के बाद में ऑपरेशन थिएटर को ज़रूर सही से वेंटिलेट करें। डिसइंफेक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो भी चीज़ें डिसइंफेक्शन में उपयोग में आई हैं, जैसे कि मॉप हो गया या कपड़ा हो गया जिससे वो लगाया गया है या स्प्रे बॉटल है या फ्यूमिगेशन की मशीन है, उसको अच्छे से क्लीन करें और डिसइंफेक्ट करके फिर रखा जाए। जिससे कि जब उनको दोबारा से उपयोग में लाएँ तो वो क्रॉस कंटेमिनेशन ना कर सकें या एक जगह से इन्फेक्शन को दूसरी जगह ना ट्रांसमिट करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हैं, उनको डिसइंफेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में सही तरीके से क्लीन और डिसइंफेक्ट किया जाए। हमें आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप एसलॉग डी से हॉस्पिटल और ऑपरेशन थिएटर को सही से डिसइंफेक्ट कर सकेंगे। यदि आपको इस विषय में कोई सजेशन या सवाल हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएँ। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और व्यक्ति के काम का हो सकता है, तो यह वीडियो उससे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।